अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे इनकमिंग कॉल की। सो आई वाज़ सेइंग कि ये बड़े ईज़ी से स्टेप्स हैं कि सबसे पहले यूज़र डायल्स द फ़ोन नंबर ऑफ अ जीएसएम सब्सक्राइबर एंड देन द नंबर जो भी यूज़र को बिलॉन्ग करते हैं द जीएसएम नेटवर्क इट विल बी फॉरवर्डेड इट विल बी फॉरवर्ड फॉर द कॉल सेटअप टू द गेटवे एमएससी। जो एमएससी है आपकी, द जीएमएससी गेटवे एमएससी आइडेंटिफाइज द एचएलआर फॉर द सब्सक्राइबर, जो कि उसी के फ़ोन नंबर में होगा और फिर उसे एचएलआर की तरफ भेज देगा। एचएलआर चेक करेगा वेदर द नंबर एग्जिस्ट, वेदर द यूज़र हैज़ सब्सक्राइब्ड टू द रिक्वेस्टेड सर्विसेज और नॉट, एंड देन इट विल रिक्वेस्ट फॉर द एमएसएनआर फ्रॉम द करंट वीएलआर। एमएसआरएन क्या था? कोडेड नंबर जो था हमारा, वो करंट वीएलआर से देखेगा। फिर एमएसआरएन जब रिसीव हो जाएगा, एचएलआर डिटरमाइन करेगा कि which is the MSC that is responsible for the mobile station where I have to forward this information। तो वो क्या करेगा? वो डिटरमाइन कर लेगा कि ये एमएससी है जो कि इस मोबाइल स्टेशन के रिस्पॉन्सिबल है, तो वो गेटवे के थ्रू उस एमएससी को राउट कर देगा। जो गेटवे होगा वो गेटवे फिर कॉल सेटअप के लिए उस एमएससी से कहेगा। फिर जो एमएससी होगी जिस भी एमएससी जिस भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, इसका कुछ कह रही हैं आप? जी कुछ कह रही हैं इसका? जी। तो वो उस एमएससी के पास जाएगा। ये था आपका टिल 6 स्टेप। अब जब 7 स्टेप में वो उस एमएससी के पास चला गया, अब आगे क्या होगा? तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू द एमएससी विल बी नाउ रिस्पांसिबल फॉर ऑल फर्दर सेटअप। अब वो उस इंडिकेटेड एमएससी के पास चला गया। वो एमएससी क्या करेगी? द एमएससी, ये 7 स्टेप की बात कर रहा हूँ, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस डायग्राम। इट विल रिक्वेस्ट द करंट स्टेटस ऑफ एमएस फ्रॉम द वीएलआर। अब देखिए दोबारा वीएलआर के पास जा रहा है। देखिए, एक रजिस्टर हो सकता है बहुत सारे एमएससीज़ के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन पहले भी हम ऊपर अगर आप डायग्राम में देखें, तो पहले भी आप वीएलआर के पास जा रहे हो, लेकिन यू आर फर्स्ट गोइंग टू द वीएलआर फॉर डिफरेंट पर्पस। अब जब आप एमएससी के साथ कनेक्टेड हैं, नाउ यू वंस अगेन रिक्वेस्टिंग द करंट स्टेटस ऑफ योर मोबाइल स्टेशन, जिस मोबाइल को आप फ़ोन कर रहे हो, यू आर रिक्वेस्टिंग द करंट स्टेटस ऑफ योर मोबाइल स्टेशन फ्रॉम द वीएलआर। सो देयरफॉर इट मे बी ये जो स्टेप 8 है, 7 के बाद 8 में दोबारा आप वीएलआर के पास जा रहे हो। अब वीएलआर का जो रिप्लाई आ रहा है दैट इज़ इंडिकेटिंग इन स्टेप 9। वो स्टेप 9 में आपको शो हो रहा है कि वो स्टेप 9 में आपको बता रहा है कि यस द मोबाइल स्टेशन इज़ अवेलेबल। फिर उसके बाद वो कहता है कि जी ठीक है, ये जो आप मोबाइल स्टेशन देख रहे हो, ये मोबाइल स्टेशन, ये जो मोबाइल फ़ोन है, दिस इज़ अवेलेबल टू मी। क्या करना पड़ेगा मुझे? यू हैव टू इनिशिएट अ पेजिंग। आप अपने सेल के अंदर जो है वो उसकी लोकेशन एरिया देख लें और आप एक पेजिंग के मैकेनिज्म के थ्रू, यानी कि मैं आपको राउट कर देता हूँ उस मोबाइल स्टेशन की तरफ, ये जिस भी फर्दर एमएससी में अवेलेबल है। ये अवेलेबल है लेकिन ये मुझे नहीं पता कि ये किस एमएससी में है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सर्च करता हूँ राइट सेल में सर्च करने के लिए मैं अपना एक मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट करवा देता हूँ कि ये वाला जो है ये किस एरिया के अंदर जो है वो पाया जाता है। सो आपको अगर फर्दर स्टेप 10 के अंदर 9 के बाद 10 में नज़र आ रहा होगा, 9 के अंदर 10 में जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि अब वो सर्च कर रहा है। वो एमएससी से कहता है कि इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो। अब जिस बीएसएससी के पास वो वाला मोबाइल स्टेशन होगा, आपका वहीं पे जो है वो कॉल सेटअप हो जाएगा। तो 11 स्टेप के अंदर आपको क्या होगा, वो जो बीएसएस होगा वो आपकी जो एमएससी उसने सारों में सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया और वो फर्दर आगे बीटीएस के पास चला गया। फिर एमएस उसका स्टेप नंबर 12 के अंदर उसका एमएस आंसर करेगा। अगर एमएस आंसर करते हैं यानी कि स्टेप 12 और 13 के अंदर क्या हो रहा है? स्टेप 12 और 13 के अंदर 12 और 13 के अंदर है आपका बीटीएस के थ्रू आंसरिंग होगी सारी। यानी कि आप अब आपको फ़ोन आ गए हैं, अब आपके ऊपर आप उठाते हो नहीं उठाते हो। अगर तो आप फ़ोन उठा लेते हो, ठीक है जी? अगर आप फ़ोन उठा लेते हो, तो फिर उसके बाद दोबारा अगर आप देखें बेटा, तो ये दोबारा 12 के बाद 13 पे आप दोबारा एमएससी को आके इन्फॉर्म करते हो कि जी, ये वाला मोबाइल स्टेशन इस टाइम इस बीएसएस, इस बीटीएस के साथ अवेलेबल है। फिर उसके बाद ये दोबारा वीएलआर के पास जा रहा है देखिए। 12 फिर 13 एमएससी फीडबैक, 13 के बाद 14 दोबारा वीएलआर। अब वीएलआर क्या करेगा? वीएलआर सिक्योरिटी चेक उसके ऊपर इंश्योर करेगा, एन्क्रिप्शन का कोई एल्गोरिथम लगाया होगा उसने कि कोई एन्क्रिप्शन सेटअप किया होगा, वो भी उसने चेक करना है कि वीएलआर हैज़ टू परफॉर्म सिक्योरिटी चेक। जो एक कॉल सेटअप के लिए एन्क्रिप्शन रिक्वायर होती है, ऐसे तो नहीं ना आप
हर एक मोबाइल स्टेशन के साथ एक कनेक्शन बना के और उसकी कॉल स्टार्ट करा दो, तो आपको उस डाटा को भी जो है वो इंश्योर करना है कि ये सिक्योर है। तो वीएलआर फिर सिग्नल भेजेगा एमएससी को कि ठीक है, ये सिक्योर कनेक्शन है, अब आप इस पे सेटअप जो है वो बना सकते हैं। फिर आपकी जो मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल जो है वो पूरी स्टार्ट हो जाएगी। फिर एमएस ट्रांसमिट करेगा और इस तरह से सारा जो है वो आपका सारा मैकेनिज़्म चलता रहेगा जितनी देर तक भी आपका चलना है। तो फाइनली 17 स्टेप पे आपका ये कनेक्शन जो है वो सारा बन जाएगा। तो ये सारा इनकमिंग कॉल का आपका प्रोसीजर था कि किस तरह से जो वो आपके पास आ रहा है। तो आप इनके स्टेप्स याद रखें कि सबसे पहले कॉलिंग स्टेशन से नंबर डायल होगा, वो नियर बाय वो गेटवे के थ्रू एचएलआर पे जाएगा। एचएलआर वीएलआर के पास जाके चेक करेगा कि जो नंबर डायल कर रहे हैं कि ये नंबर वैलिड है और जो बंदा डायल कर रहा है कि उसको ये सर्विसेज अवेलेबल भी हैं या नहीं है। तो वो इन चीज़ों को चेक करेगा, इन चीज़ों को मेक श्योर करेगा। ये चीज़ें चेक करने के बाद फिर फर्दर आप गेटवे के थ्रू जाओगे और एमएससीज़ को देखोगे कि कौन-सी नियर बाय एमएससी है जो जिसमें ये जो यूज़र है ये एग्ज़िस्ट करता है। वो एमएससी सर्च करेगी, अपने करीबी जितने भी उसके साथ हर एमएससी के पास यहाँ पे तो एक एमएससी है ना, बहुत सारी एमएससीज़ कनेक्ट होंगे, हर एमएससी को मैसेज आएगा, हर एमएससी के पास मैसेज आएगा। हर एमएससी सर्च करेगी कि ये मोबाइल स्टेशन किस बीएसएस के साथ कनेक्टेड है। फिर जिसके साथ कनेक्शन होगा उस एमएससी का गेटवे को रिप्लाई आएगा और वो फिर एमएससी जो है वो पूरा एन्क्रिप्शन का सिक्योरिटी का चेक परफॉर्म करने के बाद आपका जो है वो कॉल सेटअप परफॉर्म करेगी। इसके बाद बेटा हैंडओवर। सो हैंडओवर बड़ा इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है हैंडओवर। देखिए सेल्युलर सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो हैंडओवर प्रोसीजर्स होते हैं। सो हैंडओवर प्रोसीजर से क्या मुराद है? देखिए, हमें पता है कि हम यूज़र जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, दैट्स व्हाई वी कम इंटू द कैटेगरी ऑफ सेल्युलर कम्युनिकेशन। हम इसलिए जो है वो एक सेल्युलर कम्युनिकेशन, एक सेल्युलर कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करते हैं, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं और हमें ये भी पता है कि अगर हम मूव करेंगे तो एक जो सिंगल सेल है, अ सिंगल सेल कैन नॉट कवर द होल सर्विस एरिया। पूरा तो नहीं कवर कर सकता ना। कि मैं देखें मैं आपसे इस टाइम बात कर रहा हूँ, तो मैं किसी मोबाइल से मेरा फ़ोन किसी न किसी टावर के साथ, सेल के साथ कनेक्टेड होगा, जो मुझे सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा होगा। या मैं अपने एरिया से निकल के किसी दूसरे एरिया के अंदर अगर दाखिल होता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा कनेक्शन मेरे टावर के साथ नहीं रहेगा क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिक रेंज है। फिर उसके बाद मेरा कनेक्शन अगले टावर के साथ होगा। सो दिस इज़ द हैंडओवर। तो जो एक सेल है वो इट कैन ओनली कवर अप टू 35 किलोमीटर अराउंड ईच एंटीना ऑन द कंट्री साइड और मे बी 100 मीटर्स सिटीज के अंदर। अब शायद हो गया हो कि इससे ज्यादा रेंजेस जो है वो बढ़ गई हो, लेकिन खैर जितना ज्यादा सेल का साइज छोटा होता है ना, उतना फास्टर आपके मोबाइल स्टेशन की उस सेल से मूवमेंट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको फिर उतने ज़्यादा हैंडओवर्स रिक्वायर होंगे। जितने आपके सेल का साइज़ छोटा होगा, आपकी रेंज छोटी होगी और उतने ज़्यादा आपको जो है वो हैंडओवर्स उतने ज़्यादा आपको रिक्वायर होंगे। लेकिन हैंडओवर जब होता है तो हैंडओवर इस तरह से नहीं होना चाहिए कि इट इज़ नॉट सपोज्ड टू कॉज़ अ कट ऑफ। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, आप एक टावर से दूसरे टावर पे कॉल को ट्रांसमिट करो, उसके सेशन को ट्रांसमिट करो, सारी डिटेल को ट्रांसमिट करो, लेकिन कट ऑफ नहीं होना चाहिए, कॉल ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। और जीएसएम की यही जो है वो हमेशा कोशिश होती है कि कॉल ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। यानी कि कॉल ड्रॉप से मुराद ये है कि बेटा देखिए, आप अगर स्लो स्पीड के ऊपर अगर एक वॉकिंग डिस्टेंस में आप वॉक कर रहे हैं और आप वॉक करते-करते एक एरिया के टावर से दूसरे एरिया के टावर में जा रहे हैं। आपको तो नहीं पता, लेकिन ऑटोमैटिकली बैक एंड पे ये सारा हो रहा होगा। तो उस केस में आपकी स्पीड कम है, तो हैंडओवर बड़ी स्मूथली हो जाएगा। हैंडओवर से मुराद ये है कि आप इस टाइम जिस टावर के अंदर हैं, आपको पता है कि उस टावर के अंदर आपका एक एचएलआर है, आपका एक वीएलआर है, आपकी ऑथेंटिकेशन की पूरी स्कीम है, आपकी ये सारी डिटेल्स उधर आ रही हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें आप जिससे बात कर रहे हो, उसकी डिटेल, उसकी रिकॉर्डिंग, ये सारा कुछ बेटा आपके टावर के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जब आप एक टावर से दूसरे टावर में जा रहे होते हो, तो आपकी ये सारी डिटेल उस दूसरे टावर के साथ ट्रांसमिट होनी चाहिए। ऑटोमैटिकली उसको उसको मिलनी चाहिए ताकि वो कनेक्शन आपका बना सके, क्योंकि उधर आपकी सिग्नलिंग की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
हैंडओवर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं बेटा कि जैसे आप एक घर के अंदर हैं। अब आपने नीचे वाले फ्लोर के ऊपर हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हैं और नीचे ग्राउंड वाले फ्लोर पे आपने अपना डीएसएल का मॉडेम रखा हुआ है, वाईफ़ाई राउटर रखा हुआ है। नीचे बहुत अच्छे सिग्नल आते हैं, लेकिन आप जैसे ही ऊपर जाते हैं आपके सिग्नल वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप एक एक्सेस पॉइंट लगा लेते हैं। अब वो एक्सेस पॉइंट क्या करता है, जैसे ही यूज़र ऊपर आता है, वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक एक्सटेंडर के तौर पे आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है और आपके सिग्नल वीक नहीं होते। लेकिन उसमें मसला ये आ जाता है कि कॉल ड्रॉप हो जाती है। इसकी बड़ी कॉमन एग्ज़ाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका ईडीओ रोम का इंटरनेट है। आप डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, हर तरफ ईडीओ रोम है। आप लाइब्रेरी चल जाएँ, आपका वही पासवर्ड चल रहा होगा, वही सारा कुछ चल रहा होगा। लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर बावजूद होने के बावजूद आप अपने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक जगह से दूसरी जगह पे जब जा रहे होते हैं, तो दरमियान में आपका कनेक्शन ब्रेक भी हो रहा होता है, डिस्कनेक्ट भी हो रहा होता है और कनेक्ट भी हो रहा होता है। लेकिन जहाँ पर आप अगर थोड़ अगर इसकी हार्डवेयर कनेक्टिविटी ठीक हुई हो, तो आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएँ तो आपका कनेक्शन जो है वो ब्रेक नहीं होता। उसमें हैंडओवर बड़ी स्मूथ हो रही होती है। तो ये भी कुछ वैसा ही जो है वो मैकेनिज़्म है। सो हैंडओवर को इस्तेमाल करने की बहुत सारी रीज़न्स हैं कि सबसे पहली रीज़न ये है कि जो मोबाइल स्टेशन है जैसे ही वो आउट ऑफ द रेंज जाए किसी भी बीटीएस के सर्टेन एंटीना से आउट ऑफ रेंज जाए तो आपका जो सिग्नल लेवल है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तब तक डिक्रीज़ होता रहता है मिनिमल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन तक जब तक वो पहुँच नहीं जाता, तो तब तक आप कहते हैं कि इसकी जो कनेक्टिविटी है, आप उसी के साथ ही रहने दो। इसे किसी दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर उससे क्या होता है जैसे-जैसे क्या रीज़न हो सकती है बेटा कि अगर आपका मोबाइल स्टेशन आउट ऑफ रेंज चला जाए किसी बीटीएस के, किसी एंटीना से, तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है? तो हमें बड़ा कॉमन सी बात है कि अगर हमारा सिग्नल लेवल ड्रॉप करेगा, कंटीन्यूअसली रेंज से बाहर जाते हुए, हमारी एक जो मिनिमल रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन के लिए, अगर उसी कम्युनिकेशन से हमारा जो थ्रेशहोल्ड है, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है, वो अगर नीचे चली जाएगी, हमारा बीटीएस से कनेक्शन बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। हम मैक्सिमम 35 किलोमीटर तक रह सकते हैं, अगर हम उससे थोड़ा-सा दूर 35 किलोमीटर से भी दूर जाना शुरू कर देंगे, तो इन सारे इफ़ेक्ट की वजह से जो रेडियो लिंक की क्वालिटी है, वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगी और रेडियो ट्रांसमिशन हमारे पास इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि ट्रैफ़िक को एक ही सेल में रहने की बजाय आप उसके मोबाइल स्टेशन को एक सेल से दूसरे स्टेशन में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहली रीज़न, जो मोस्ट कॉमन रीज़न ये हो सकती है कि आपकी जो क्वालिटी है, ठीक है? सेम क्वालिटी जो आपने मेंटेन करनी है, वो क्वालिटी आप मेंटेन रखें और इस वजह से आप सेल से दूसरे सेल में जो है वो कॉल को ट्रांसफ़र करते हैं। एक ये पॉसिबल रीज़न होगी। दूसरी पॉसिबल रीज़न है लोड बैलेंसिंग की। देखिए, जो वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट मे डिसाइड दैट ट्रैफिक इन वन सेल इज़ टू हाई एंड यू नीड टू शिफ्ट एमएस टू द अदर सेल। यानी कि वायर अगर वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो अ, फिर तो बड़ा आसान होता है ना कि इस सेगमेंट के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, तो आप इसको एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे जो है वो ट्रांसफ़र कर दो। तो वो तो फिर बड़ा आसान हो जाता काम। लेकिन जब आप हैंडओवर की बात करें तो उसमें भी फिर लोड बैलेंसिंग का फैक्ट बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट मैटर करता है कि इस टाइम हमारे इस एरिया के टावर के साथ बहुत ज़्यादा लोड है। सो इसलिए ये जो यूज़र्स हैं जो दूसरे मतलब कि वो ऐसी जगह के ऊपर बैठे हुए हैं जहाँ पे उनकी सिग्नल स्ट्रेंथ दोनों टावर के साथ कनेक्टेड है। तो फिर उसमें फिर प्रोबेबिलिटी के मैकेनिज़्म से स्टोकेस्टिक रैंडम वेरिएबल के प्रोसेसेस के थ्रू वो जो टावर है, वो मैकेनिज़्म है, वो कैलकुलेट करता है। वो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करता है कि अभी इसको किसके साथ जो है वो कनेक्ट होना चाहिए ताकि लोड बैलेंसिंग का इफ़ेक्ट जो है वो कम हो सके। तो लोड बैलेंसिंग का इफ़ेक्ट आप तो कुछ इस तरह से बेटा समझ सकते हैं, जैसे एक वीडियो है, लेट्स से मैंने एक वीडियो वायरल हो गई है। कोई भी वीडियो वायरल हो गई है आजकल, कोई किसी स्टूडेंट की वीडियो वायरल हो गई है। तो किसी एरिया में कुछ-कुछ खास रीजन के अंदर वो वीडियो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो उस एरिया में के लिए जो यूट्यूब ने सर्वर डेडिकेट किया हुआ है, वो सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ गया। अब लोड बैलेंसिंग किस तरह होगी, जब भी उस एरिया से रिक्वेस्ट आएगी, तो आप उस एरिया की रिक्वेस्ट उस एरिया के स्पेसिफाइड करदा सर्वर के ऊपर उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करोगे बल्कि उसे कहीं और राउट करवा दोगे। तो हमें तो ये पता होगा कि हम ये वीडियो हमें जो है यूट्यूब से मिली, लेकिन यूट्यूब ने आगे किसी और सर्वर के ऊपर उसकी जो है वो कॉपी रख के वहाँ से हम जो है वो एक्सेस कर रहे होंगे। सो हमारे लिए जो डिले टाइम है, जो इस तरह की चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जो है वो कम हो जाएगी। तो ये लोड बैलेंसिंग का जो है वो एक इफ़ेक्ट होता है हमारे पास। तो इसलिए हैंडओवर करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है।
अब ये हैंडओवर की कुछ डिफरेंट बेटा सिनेरियोज हैं। Excuse me, sir. जी, ओके। सो हम बात कर रहे थे हैंडओवर के क्या-क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। सो हैंडओवर के टोटल 4 पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। हैंडओवर मतलब कि हैंडओवर से मुराद है कि हैंडओवर किन-किन सिनेरियोज में आपका जो है वो हो सकता है। पहला हो सकता है इंट्रा सेल हैंडओवर। इंट्रा सेल जो कि आप एक ही सेल के अंदर हैं, यानी कि एक ही बीटीएस के बीएसएस के अंदर हैं और डिफरेंट बीटीएस से कनेक्ट हो रहे हैं। कभी इस बीटीएस से कनेक्ट हो जाते हो, कभी इससे, कभी इससे, कभी इससे। ये एक मतलब एक ही सेल के अंदर घूम रहे हो, सेल एक ही है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट बीटीएस लगे हुए हैं आपके। तो वो आपका होगा इंट्रा सेल, ठीक है जी? यानी कि हो आप इंट्रा सेल हैंडओवर से क्या मुराद है कि हो आप एक ही सेल के अंदर, लेकिन नैरो बैंड इंटरफेरेंस होने की वजह से आपकी जो ट्रांसमिशन है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर पॉसिबल नहीं है। आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जो है वो अपनी ट्रांसमिशन कर रहे हो। आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रहा है। सो ये इंट्रा सेल हो गया, ये पहले वाला जो कि आप एक ही सेल के अंदर। दूसरा जो सिनेरियो हो सकता है बेटा, सेकंड सिनेरियो कुड बी इंटर सेल बट इंट्रा बीएससी। इंट्रा सेल, इंटर सेल, इंटर सेल, इंटर सेल बट इंट्रा बीएससी। इंटर सेल, इंट्रा सेल और इंट्रा बीएससी। सेल से मुराद बीटीएस है, तो इसलिए इसने बीटीएस लिखा हुआ है। यानी कि आप 1 और 2 के दरमियान अब आप एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हो। यानी कि आपका बीटीएस चेंज हो रहा है बेटा, ठीक है? आपका एक बीटीएस से आप दूसरे बीटीएस के अंदर जा रहे हो, लेकिन सेल एक ही है आपका। यानी कि इन दोनों सेल्स का एक ही कॉमन बीएससी है। तो बीएससी जब दोनों का कॉमन हो, लेकिन बीटीएस से बीटीएस चेंज हो रहा हो, तो ये भी एक हैंडओवर होगा। यहाँ पे भी आपको हैंडओवर का जो है वो मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, आपको एल्गोरिथम्स देखने पड़ेंगे, आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आपको हैंडओवर करना पड़ेगा दूसरे बीटीएस को। तो ये आपका होगा कि इंट्रा बीएससी, यानी कि बीएससी इंट्रा से मुराद है कि बीएससी दोनों की एक है, लेकिन बीटीएस दोनों के अलग-अलग है, बीएससी दोनों के अलग है। तीसरा देखिए कि आप तीसरे सेल में चले गए, बिटवीन 1 एंड 3 अब तीसरे सेल में चले गए। अब इन तीनों सेल्स की जो बीएससी है वो डिफरेंट है, लेकिन एमएससी इनकी एक ही है। सो ये आपका इंटर बीएससी और इंट्रा एमएससी कहलाएगा, ये जो फर्स्ट और थर्ड वाला सिनेरियो है। ये भी एक हैंडओवर सिनेरियो है आपका कि इसमें क्या होगा, अब आप एक सेल से तीसरे सेल में आ चुके हैं। इस तीसरे सेल में आपका मोबाइल स्टेशन यहाँ पर है, ठीक है? लेकिन आप जो मूव करके आ रहे हैं, आप से एक बीटीएस से उठ के, जो कि एक ही बीएससी से कनेक्टेड था, डिफरेंट बीएससी के अंदर आ गए। लेकिन ये दोनों बीएससीज़ एक ही एमएससी से कनेक्टेड है, एक ही एमएससी से कनेक्टेड है। चौथा जो आपका सिनेरियो हो सकता है, दिस कुड बी इंटर एमएससी हैंडओवर। इंटर एमएससी हैंडओवर। इंटर एमएससी हैंडओवर से क्या होगा कि हैंडओवर कुड बी रिक्वायर्ड 2 सेल्स जो कि डिफरेंट बीएससीज़ को बिलॉन्ग करते हैं, जो कि डिफरेंट बीएस एमएससीज़ को बिलॉन्ग करते हैं। इस केस में भी आप, यानी कि ये सारे सिनेरियोज़ हैं जिन-जिन सिनेरियोज़ के अंदर यू यू पीपल नीड टू परफॉर्म द हैंडओवर, कि यहाँ पर आपको जो है वो अब हैंडओवर परफॉर्म करने की जो है वो क्या है ज़रूरत है। तो एक सिनेरियो, पहला सिनेरियो हमने देखा कि आप एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं, लेकिन उसके अंदर बीटीएस एक दोनों के डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए आपको हैंडओवर करने की ज़रूरत है। आप एक सेल से किसी और सेल में जाते हैं जहाँ पे एक बीएससी बीटीएस भी डिफरेंट होते हैं और दोनों के बीएससी भी डिफरेंट होते हैं, तब भी आपको हैंडओवर करने की ज़रूरत पड़ती है, जब दोनों के बीएससी डिफरेंट होंगे। फिर एक और सिनेरियो है जहाँ पर एमएससी सबके एक होते हैं, लेकिन बीएससी सबका डिफरेंट होता है, बेस स्टेशन ट्रांसीवर जो है वो डिफरेंट होता है। फिर एक सिनेरियो आता है जब आपकी एमएससी ही बदल जाती है। सो ये कुछ पॉसिबली तौर पे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं हैंडओवर के लिए। फिर इसके बाद बेटा कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी आपको जो है वो एम्बेड करने पड़ते हैं। देखिए जो वायरलेस रेडियो है, ये टोटली सिस्टम बड़ा सेंसिटिव है और इसमें अनऑथराइज्ड रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी बड़ी आसानी से हो सकता है। तो फिर जीएसएम को ऐसी सिक्योरिटी डिप्लॉय करनी चाहिए कि वो सब्सक्राइबर की प्राइवेसी भी इंश्योर रख सके और सिक्योर नेटवर्क भी मिसयूज रिसोर्सेज से जो है वो अनरजिस्टर्ड यूजर से जो है वो बचा सके, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स होने में फिर मसला नहीं जो है वो टाइम नहीं लगता। कभी आपने ये
इस तरह की प्रॉब्लम नोट की है कि आपके कुछ फैमिली रिलेटिव्स होते बाहर हैं, वो आपको फ़ोन लोकल नंबर से कर रहे होते हैं और कहते हैं जी हमें तो बड़े सस्ती कॉल पड़ी है, ये कोई ₹2 की कॉल पड़ रही है हमें। लेकिन वो कॉल होती इंटरनेशनल कॉल ही है, नंबर भी लोकल ही होता है। लेकिन वो बाहर बैठ के कर रहे होते हैं, कॉल भी सस्ती पड़ रही होती है। इस तरह का किसी को कोई आइडिया है? तो इसका मतलब है कि फिर हमारे पास जो सिक्योरिटी के मैकेनिज़्म्स हैं, वो इंश्योर करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये सारे किस तरह से सारे जो सिक्योरिटी के चेक्स हैं, ये सारे किस तरह से जो है बेटा परफ़ॉर्म किए जाते हैं। आप हर एक मोबाइल स्टेशन को एक नेटवर्क के थ्रू कंट्रोल एक्सेस दो। आप हर एक यूज़र को वो किसी नेटवर्क को एक्सेस कर सके, किसी इंटरफ़ेस के थ्रू, कोई रेडियो इंटरफ़ेस के थ्रू आप किसी कोई फ़ोन है वो रेडियो इंटरफ़ेस के थ्रू किसी दूसरे यूज़र को फ़ोन कॉल कर रहा है तो उसपे आप एक पिन का ऑप्शन सेटअप करो ताकि आप उस पिन को चेक कर सको। यानी कि कंपनी प्रोवाइडर जो है वो उस पिन को चेक कर सके। अगर मैं यूफ़ोन का यूज़र हूँ, तो मैं अगर एक कॉल करूँगा अपने नेटवर्क के थ्रू तो मेरे नेटवर्क ऑपरेटर्स ने एक ऐसा मैकेनिज़्म सेट किया हो टावर्स के अंदर, सेल्स के अंदर, जो कि मेरी सिम के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड प्री शेयर्ड कीज़ हैं, वो उनकी ऑथेंटिकेशन को जो है वो चेक कर सके। तो जीएसएम के अंदर जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी सर्विसेज़, एक तो ऑथेंटिकेशन की है, एक्सेस कंट्रोल की है। एक्सेस कंट्रोल और ऑथेंटिकेशन से क्या मुराद है? तो एक्सेस कंट्रोल और ऑथेंटिकेशन से आपकी मुराद ये है कि आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि ये एक वैलिड यूज़र है भी या नहीं। दिस इज़ द ऑथेंटिकेशन। द फर्स्ट स्टेप includes the step of authenticating a valid user for the SIM। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मल्टीपल है, उसके थ्रू आपने एक्सेस कंट्रोल जब देनी है तो उसके थ्रू आपने चेक करना है कि ईदर दिस यूजर इज अ वैलिड यूजर फॉर द सिम और नॉट। तो इनवैलिड यूजर तो नहीं है। तो यूजर के पास क्या होती है? यूजर, how a user will be authenticated? The user needs to have a secret pin to access to the SIM। सो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद जो सब्सक्राइबर जो है वो ऑथेंटिकेट करेगा। वो ऑथेंटिकेट किस तरह से बेटा करेगा? उसके ना ऑथेंटिकेशन के सारे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो स्टेप्स कौन-कौन से हैं। वो शायद इधर या फिर पिछली डायग्राम में, किसी डायग्राम में हैं वो स्टेप्स जो हैं। सो वो जो स्टेप्स हैं वो इसमें तो नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, वो स्टेप्स क्या होते हैं जिसके थ्रू पूरी ऑथेंटिकेशन बेटा परफॉर्म हो रही होती है? जो पूरी परफॉर्म हो रही होती है वो यही हो रही होती है कि सबसे पहले जो है वो आपका बीटीएस जो है वो आपके मोबाइल स्टेशन को रिक्वेस्ट करता है कि आप ये कॉल इनिशिएटिव करना चाह रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप एक वैलिड यूज़र हैं या नहीं है। तो वो उसको एक चैनल एलोकेट करेगा, फिर असाइनमेंट होगी, फिर ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट जाएगी, ऑथेंटिकेशन का रिस्पॉन्स आएगा। ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट के नतीजे में साइफरिंग कमांड्स होंगी, वो एक्सचेंज की जाएँगी। जब साइफरिंग का मैकेनिज़्म कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद जो है वो ये दोनों दोनों के लिए ये सारा मैकेनिज़्म हो रहा होगा ऑथेंटिकेशन का। चाहे मोबाइल ओरिजिनेटिंग कॉल है या चाहे मोबाइल टर्मिनेशन कॉल है। आप कॉल टर्मिनेट कर रहे हो या ओरिजिनेट कर, मतलब इनकमिंग कॉल है या फिर आउटगोइंग कॉल है। दोनों के अंदर ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट जाएगी एमएससी के थ्रू बीटीएस को। बीटीएस जो है वो उस ऑथेंटिकेशन का रिस्पॉन्स देगा। फिर साइफरिंग की कमांड्स जाएँगी, साइफरिंग का मैकेनिज़्म कंप्लीट होगा, फिर सेटअप होगा, फिर कॉल कंफर्म होगी, फिर असाइनमेंट्स की जो है वो जाएँगी कि अब आप कॉल जो है वो असाइनमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद कनेक्शन की रिक्वेस्ट जाएगी, कनेक्शन के बाद आपकी जो है डाटा स्पीच जो है वो एक्सचेंज होगी। ये वैसे इसके अंदर इन्होंने मेंशन तो नहीं किया हुआ, शायद बुक के अंदर हो वो देखिएगा। तो फिर इस तरह से जो है ना आपकी असाइनमेंट जो आपकी कॉलिंग ऑथेंटिकेशन है वो इंश्योर की जाती है। इसका ना बुक के अंदर बड़ी अच्छी पिक्चर दी होगी, वहाँ से इसको ज़रूर समझिएगा कि ये किस तरह से जो है वो सारी कॉल ऑथेंटिकेशन जो है वो एक्चुअली आपकी सारी हो रही होगी। फिर उसके बाद जो दूसरा मैकेनिज़्म हम इंश्योर करते हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करते हैं जीएसएम आर्किटेक्चर के अंदर, कि जितने भी यूज़र हैं उनका जो रिलेटेड डाटा है इट इज़ टू बी एन्क्रिप्टेड। एक बार आपने ऑथेंटिकेशन कर ली, बीटीएस और एमएस ने ऑथेंटिकेशन कर ली। वो किस तरह से की कि बीटीएस रिक्वेस्ट करेगा एमएस को कि तुम अपने आप को ऑथेंटिकेट कराओ, वो ऑथेंटिकेट करवाएगा,
ऑथेंटिकेशन के बाद जो अगली होगी वो इंक्रिप्शन आपकी होगी कि आपने ऑथेंटिकेट कर दिया। अब आपने जो यूज़र ने कॉल या डाटा स्पीड जो आपने भेजनी है, जो भी भेजना है, उसको एन्क्रिप्ट करना है आपने। वॉइस डाटा है या सिग्नलिंग है, जो भी है व्हाटएवर, अब आपने उसको जो है ना वो एन्क्रिप्ट करना है। तो वो अब आपकी एन्क्रिप्शन किस तरह से सारी जो है वो की जाएगी, उसके लिए भी आपके पास स्पेसिफिक जो है वो मैकेनिज़्म मौजूद है, कॉन्फिडेंशियलिटी का। वो मैकेनिज़्म क्या है? वो आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे हमें बताएगा कि वो ऑथेंटिकेशन का और एन्क्रिप्शन का जो है वो ये मैकेनिज़्म क्या है, वो यहाँ चल के बताएगा। एन्क्रिप्शन और इसका मैकेनिज़्म। सो हम फिर कॉन्फिडेंशियलिटी चेक करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी चेक करने के बाद एनोनिमिटी आती है कि हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रोवाइड यूज़र एनोनिमिटी। जितना भी डाटा एन्क्रिप्ट हो गया है बिफोर ट्रांसमिशन, द यूज़र आइडेंटिफायर्स आर नॉट यूज्ड ओवर द एयर। यानी कि आपने यूज़र को भी हाइड रखना है। आपने जिस बंदे को भी कॉल कर रहे होंगे उसमें यूज़र की डिटेल नहीं देनी है आपने। सो उसमें फिर हम क्या करते हैं, वो हमने पहले भी पढ़ा था ऊपर, अगर आपको याद हो, अगर आपको ऊपर याद हो कि हम उसमें फिर उसकी यूज़र की आइडेंटिफिकेशन एनोनिमिटी को बरकरार रखने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके साथ एक टेम्परेरी आइडेंटिफायर नंबर अटैच कर देते हैं, जो कि वीएलआर की तरफ से हर लोकेशन अपडेट के ऊपर उसे जो है वो असाइन किया जाता है। और टीएमएसआई कभी भी उसका जो है वो टिमसी जो है वो चेंज हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें हमारी सिक्योरिटी के अंदर आती हैं, एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी और एनोनिमिटी। कि आपने पहली बात ये कि जो यूज़र कॉल कर रहा है, जिसको कर रहा है, आपने वो भी चेक करना है कि ये एक लेजिटिमेट यूज़र है या नहीं है। वो आप एक्सेस कंट्रोल और ऑथेंटिकेशन के अंदर चेक कर रहे हो। जब ऑथेंटिकेशन हो जाए तो फिर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी की तरफ जाना है। और ये कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन का जो मैकेनिज़्म है, ये सारा मैकेनिज़्म आप इस तरह से भी बेटा समझ सकते हैं कि आपका ये सारा मैकेनिज़्म जैसे आपका मोबाइल फ़ोन और आपके घर का मोबाइल नेटवर्क, आपके घर का राउटर का वाई-फाई है। आप अपने अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाते हो एक प्री शेयर्ड की से। तो वो प्री शेयर्ड की वायरलेस के नतीजे में जीएसएम के अंदर हमारी सिम होती है, जिसके ऊपर 14 या 32 बिट का एक प्री शेयर्ड की जो है वो सारी हमारे साथ शेयर की जाती है। वो हम जब कॉल करते हैं तो वो फिर हमारा वीएलआर या एचएलआर उसको क्या करता है, उसको वेरीफाई करता है। और उसको वेरीफाई करने के भी डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जिसके थ्रू वो वेरीफाई कर होता है। ए3 एल्गोरिथम है ऑथेंटिकेशन के लिए, ए5 हमारा एन्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता है और ए8 जो है वो एल्गोरिथम्स की को जनरेट करने के लिए जो एल्गोरिथम है हमारा, वो इस्तेमाल किया जाता है। जो ए8 है हमारा, ए8 एल्गोरिथम है वो की जनरेशन के लिए हमारा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सो ये 3 सिक्योरिटी चेक्स या सिक्योरिटी मैकेनिज़्म हैं जीएसएम के अंदर जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। सो अब ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं। हमने पहले ही देखा कि ठीक है ऑथेंटिकेट करेगा तो किस तरह से बात करेगा। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए हमारे जीएसएम नेटवर्क के अंदर कुछ सब सिस्टम होता है। अगर आपको याद हो बेटा, तो हमने ये लास्ट टाइम जब पूरा जीएसएम का आर्किटेक्चर पढ़ा था तो हमने एक नेटवर्क ऑपरेशन ओएसएस एक सिस्टम पढ़ा था और उसमें कहा था कि उसके अंदर आपका ऑथेंटिकेशन सेंटर होता है। तो वो ऑथेंटिकेशन सेंटर क्या करता है, वो ऑथेंटिकेशन सेंटर आपके सब्सक्राइबर मोबाइल स्टेशन को पहले ऑथेंटिकेट करता है, फिर उसके बाद वो जो है वो एमएससी को कहता है कि इसकी कॉल जो है यहाँ जहाँ पे क्या करवा दीजिए, जो है वो राउट करवा दीजिए। अब ऑथेंटिकेशन का एल्गोरिथम किस तरह से इस्तेमाल करता है? तो ऑथेंटिकेशन का एल्गोरिथम इस तरह से इस्तेमाल करता है कि बेटा क्या होता है, आपके ना 2 पार्ट्स होते हैं। एक एक होता है आपका सिम का और एक होता है आपका मोबाइल नेटवर्क का पार्ट। सिम का और मोबाइल नेटवर्क का पार्ट। ये थोड़ा-सा ना अंडरस्टैंड करने की थोड़ी-सी ज़रूरत है। मैं इसको यूज़ लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा-सा तो। सो देखिए अब क्या होगा बेटा, आपका जो जो सिम है या आपका जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क क्या करेगा, इस नेटवर्क के पास एक प्री शेयर्ड की होगी जिसे आप केआई कह रहे हैं, ठीक है जी? ये एक इंडिविजुअल सब्सक्राइबर ऑथेंटिकेशन की है। ये हमारे ऑथेंटिकेशन सेंटर में हमारे हम यूज़र्स हमारे पास तो पहले से प्री डिफाइन होती है, जो कि आपकी सिम की शक्ल में मिलती है, कि इस टाइम ये यूज़र है और इसकी ये प्री शेयर्ड या इंडिविजुअल सब्सक्राइबर ऑथेंटिकेशन की ये है। इसी तरह से एक ऑथेंटिकेशन की आपकी सिम के अंदर भी होती है, जो कि जनरेट होती है। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, आपका जो मोबाइल नेटवर्क होता है, जो
मोबाइल नेटवर्क होता है, मोबाइल नेटवर्क का जो आपका एचएलआर होता है, ये एचएलआर आपका, इसे पता होता है कि जो यूज़र सिस्टम कॉल कर रहा है उसकी प्री शेयर्ड की क्या है, वो कैसे चेक करेगा? उसे पता है कि ये जो यूज़र कॉल कर रहा है इस नंबर के मुताबिक इसकी प्री शेयर्ड की ये है, कोई भी प्री शेयर्ड की। वो उस प्री शेयर्ड की को लेगा, एक रैंडमली नंबर जनरेट करेगा आरएनडी, एक आरएनडी नंबर को लेगा, रैंडमली नंबर जनरेट जनरेट करेगा। इस रैंडमली नंबर को जनरेट करके ये शेयर कर देगा सिम को, ठीक है जी? सिम को भेज देगा कि ये रैंडमली नंबर जनरेटेड है। उस सिम के अंदर ही मतलब कि वीएलआर के थ्रू उसके ऊपर क्या परफ़ॉर्म करेगा, उसके ऊपर ये एल्गोरिथम ए3 एल्गोरिथम है, ये एक एन्क्रिप्शन का एल्गोरिथम है। ये अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी हो, सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो उसके अंदर आपने क्रिप्टोग्राफी और इस तरह के कुछ थोड़े से एल्गोरिथम्स देखे होंगे कि आप किस तरह से मोड-शोड निकाल के वो कैलकुलेट कर सकते हो। सो आपकी जो सिम होगी, उस सिम को ये रैंडमली नंबर मिलेगा, वो सिम अपनी प्री शेयर्ड की को मिला के ए3 एल्गोरिथम लगाएगी और एक साइंड रिस्पॉन्स एक नंबर कैलकुलेट करके दे देगी, एक 32 बिट का नंबर कैलकुलेट करके दे देगी। आपका जो नेटवर्क है, नेटवर्क के पास ऑलरेडी आपकी प्री शेयर्ड की होगी, इसने वही रैंडम नंबर सिम को दिया होगा, जब स्टार्ट में आप कॉल की रिक्वेस्ट करोगे। सो उस कॉल की रिक्वेस्ट के ऊपर आपका ये रैंडमली जनरेटेड नंबर आपकी प्री शेयर्ड की के साथ मिलेगा और ए3 एल्गोरिथम के थ्रू एक ऐसा एसरैस साइंड रिस्पॉन्स एक कोडेड नंबर जनरेट हो जाएगा। तो वो नेटवर्क भी कोडेड नंबर जनरेट करेगा ऑथेंटिकेशन सेंटर के थ्रू, ये दोनों कोडेड नंबर जाएँगे एमएससी के पास, एमएससी इन दोनों को वेरीफाई करेगा कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। अगर तो ये दोनों बराबर होंगे, तो फिर आपकी जो है वो ऑथेंटिकेशन होगी, अदरवाइज़ आपकी ऑथेंटिकेशन नहीं होगी। ठीक है जी? सो ये सारा आपका मैकेनिज़्म था अ, दैट वाज़ ऑल द मैकेनिज़्म ऑफ ऑथेंटिकेशन। फिर उसके बाद बेटा ऑथेंटिकेशन के बाद आप उसका जो है वो एक टीएमएसआई आइडेंटिटी ग्रांट कर दोगे कि ये इस एक पार्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जब भी मोबाइल स्टेशन मूव करेगा, किसी न्यू लोकेशन में जाएगा, वो अपने वीएलआर में जाएगा, तो वहाँ से फिर टेम्परेरी तौर पे टीएमएसआई ले लेगा, ताकि यूज़र की आइडेंटिटी भी आपने हाइड करनी है ना। सो फिर वो टीएमएसआई से एक आईडी आपको जनरेट हो जाएगा। मोबाइल स्टेशन को प्रोटेक्ट करेगा ईव्सड्रॉपिंग से, यानी कि ईव्सड्रॉपिंग से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात आप इंट्रूड करते हो, चेक करते हो कि कोई दरमियान में आपको चेक करे, इंट्रूड करे, आपकी बातों को सुनना चाहे, तो उससे बचने के लिए आपको एक टेम्परेरी तौर पे जो आईडी मिलेगा। जैसे-जैसे जिस वीएलआर में जाते जाओगे, आपका वो आईडी जो है वो चेंज होता जाएगा, आपकी लोकेशन जो है वो बाउंस होती जाएगी। फिर उसके बाद बेटा एन्क्रिप्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, सॉरी ऑथेंटिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, वो आपका एन्क्रिप्शन का आएगा। एन्क्रिप्शन क्या होती? एन्क्रिप्शन ये होगी कि अब आपने जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है आपका, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट गई बीटीएस से मोबाइल के ऊपर, उसने रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स किया, कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद अब जो है वो आपका एन्क्रिप्शन का जो है वो मैकेनिज़्म होगा। अब एन्क्रिप्शन का मैकेनिज़्म क्या होगा वो भी देख लें किस तरह से होगा आपका एन्क्रिप्शन का मैकेनिज़्म भी। आपका अगेन जो मोबाइल नेटवर्क ऑथेंटिकेशन सेंटर है वो अब आपके डाटा के ऊपर ए8 का एल्गोरिथम जो है वो परफ़ॉर्म करेगा। पहले ऑथेंटिकेशन के लिए ए3 का एल्गोरिथम हम परफ़ॉर्म कर रहे थे। अब ये ए8 का जो है वो एल्गोरिथम परफ़ॉर्म करेगा। ए8 का एल्गोरिथम किसके ऊपर परफ़ॉर्म करेगा? आपका ये जो पहले से ये देखिए, अब आपका मोबाइल स्टेशन जो सिम है, इसने एक 64 बिट की एक साइफ़र की जनरेट की। ये भी एक 64 बिट की साइफ़र की जनरेट करेगा। ये दोनों कीज़ ए5 बीटीएस के ए5 एल्गोरिथम से गुज़रेंगी और वो जो ए5 का एल्गोरिथम होगा, वो ए5 का एल्गोरिथम आपका एन्क्रिप्टेड एल्गोरिथम होगा। साइफ़र की यानी कि आपका वो जो है वो आपके डाटा का एक साइफ़र टेक्स्ट जो है वो आपको बना के देगा, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे जाके डिकोड होके ही जो है वो पढ़ सकता है। यानी कि फिर जब ये फर्दर आगे एमएस और मोबाइल स्टेशन और बीटीएस जाएँगे, यही एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं, दोबारा से ए5 का एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हुए। तो ये सारा आपका ऑथेंटिकेशन का और सारा आपका जो है वो ये इसका मैकेनिज़्म था आपका एन्क्रिप्शन का कि किस तरह से आपका जो ये सारी एन्क्रिप्शन की जाती है। एन्क्रिप्शन में दोबारा थोड़ा-सा बता देता हूँ कि एन्क्रिप्शन में क्या होता है, देखिए प्राइवेसी को जब आपने इंश्योर करना होता है ना, when you say कि you have to ensure the privacy, कि आपने प्राइवेसी को इंश्योर करना है। सो प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए आपके जितने मैसेजेस हैं यूज़र
आपकी मैसेज या इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी जीएसएम में एयर इंटरफेस पे इनक्रिप्ट होके जानी चाहिए, और जो कि ऑथेंटिकेशन के बाद होती है। सो एमएस मोबाइल सेशन और आपका बीएसएस वो इनक्रिप्शन अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, किसके थ्रू? आपकी साइफर की के थ्रू, जिसे केसी कहते हैं, ठीक है? जो बीटीएस हो गई, जो अब ये साइफर की जनरेट किस तरह से होती है? अब ये साइफर की आपकी जनरेट की जाती है, आपकी जो इंडिविजुअल की होती है, जो एक रैंडमली वैल्यू मोबाइल स्टेशन से दोनों तरफ से मिलती है, उसके थ्रू आप ए8 का एल्गोरिथम लगा के आप एक साइफर की जो है वो जनरेट करते हैं। फिर जो है सिम मोबाइल स्टेशन के अंदर और नेटवर्क दोनों सेम साइफर की बनाते हैं और उसको रैंडम वैल्यू के साथ जनरेट करके फिर उसको जो है वो एयर इंटरफेस के साथ जो है वो ट्रांसमिट करते हैं आप। फिर आगे जाके फर्दर वो साइफर की